चलिए बेटा देखिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निगमन हम करेंगे। कल अवतल का किया गया था n2y3 माइनस n1/a2 इक्वल n2 माइनस n1/r। ये डेरिवेशन हुआ था, यही डेरिवेशन इससे भी करना है उत्तल पृष्ठ द्वारा। तो दोनों का सूत्र सेम है। जिस तरह से अवतल पृष्ठ से हम लोग किए थे अल्फा बीटा गामा मान के आई आर ज्ञात करते थे, वैसे यहाँ भी ज्ञात करके हम लोग करेंगे। केवल पृष्ठ वहाँ अवतल था, यहाँ पे उत्तल होगा। ठीक है, तो माना कोई माध्यम है यहाँ पे और उसका जो सामने वाला पृष्ठ है उत्तल पृष्ठ है। ये पूरा मान लेते शीशा है। ठीक है, कोई पदार्थ है इस तरह से, उसका सामने का भाग समतल ना होकर कुछ उभरा हुआ है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं उत्तल पृष्ठ। तो ये उत्तल पृष्ठ है। ठीक, और ये मान लेते कांच, आप समझ लीजिएगा, ग्लास वगैरह। ये हमने मुख्य अक्ष खींचा, केंद्र इसका आप जानते हो दाईं तरफ होगा क्योंकि इस तरफ इसकी वक्रता है। इधर हो गया मान लेते हैं इसका केंद्र। ये सघन माध्यम है, इसका पूर्णांक n2 मानेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, और ये विरल माध्यम है, इसका पूर्णांक हो गया n1। ठीक है, माना इसके सामने ये ध्रुव हुआ, कोई वस्तु और रखी गई है, यहाँ से एक प्रकाश किरण आपतित कराया हमने। जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आपतित करती है वहां पे अवलंब ड्रा करते हैं हम लोग। यहाँ से अवलंब खींचेंगे जो केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, ये हो गया अवलंब, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं CX। ठीक है, ये आपतित किरण हुई, ये हो गया अवलंब। तो अवलंब पूरी लाइन भी खींची जा सकती है। CX ये अवलंब है। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हुई है उस बिंदु को हमने मान लिया है M, और आपतित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण I। ये पूरा कोण हो गया I। ठीक है, आगे देखिए, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसको अभिलंब की तरफ मोड़ दीजिए। देखो इसका मार्ग क्या है, सीधा। ठीक है, तो इसके पथ से कुछ अभिलंब की तरफ इसको मोड़ देंगे कि कुछ नीचे आ गई, कुछ नीचे से होकर जा रही है। ठीक है, इस किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। ये हो गई आपतित किरण, और अपवर्तित किरण थोड़ा सा विचलित हो गई, नीचे की तरफ झुक गई है क्योंकि इसका अभिलंब यहाँ है। ठीक है, अब ये किरण कभी भी मुख्य अक्ष पर मिलेगी नहीं। दिख रहा है कि मुख्य अक्ष से दूर ही जा रही है। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी वहीं इसका इमेज बन जाएगा। तो पीछे बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये मान लेते हैं यहाँ पे बन गया इमेज। और ये अपवर्तित किरण है, ये अवलंब हो गया। अपवर्तित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण R। ठीक है, अपवर्तन कोण देखिए एक बार ध्यान से, ये लाइन नीचे की तरफ बढ़ाई गई है और ये लाइन पूरा जा रही है अवलंब। ये और ये कोण बना है जिसे हम कहेंगे शीर्षाभिमुख। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अगर ये R है तो भी हो जाएगा R। शीर्षाभिमुख कोण कितना है R, इतना छोड़ के, ये हो गया R। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पे। ये इसका प्रतिबिंब हो गया I। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इस बिंदु से एक अविलंब खींचना है। एक अविलंब खींच देते हैं MN, और ये भी हम जानते हैं कि ये दर्पण का द्वारा बहुत छोटा हो, M तथा P लगभग संपाती होंगे। ये दोनों दूरियां हम मानेंगे कि लगभग ना के बराबर है। ये बहुत समीप है, मतलब यहाँ से जो दूरी नापी जाएगी वो लगभग यहाँ से बराबर होगी। O से लेकर N तक की दूरी को हम O से लेकर P तक की दूरी के बराबर मानेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं आप। 3 कोण मैंने बताया था कि वस्तु जो कोण बनाएगी उसको आप अल्फा मानिए, प्रतिबिंब जो बनाएगा उसको बीटा मानिए, और केंद्र पर जो बनता है उसको हम गामा मानेंगे। देखिए, वस्तु कोण बना रहा है अल्फा, प्रतिबिंब बना रहा है बीटा, और केंद्र पर जो बन रहा है इसको हमने माना गामा। ठीक है, अब सारी दूरियों को हम दर्शा देते हैं कि इसकी दूरी कितनी होगी। तो देखिए, वस्तु की दूरी, इसके ध्रुव से वस्तु की दूरी को कहते हैं U। ये हो गया U, और प्लस माइनस डिपेंड करता है दाएं और बाएं तरफ। बाएं तरफ है दूरियां माइनस होती हैं। ठीक है, दाईं तरफ है प्लस होंगी। अब ये देखिए, इसके बाद ये प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम दिखाते हैं V से। तो ये हो गया माइनस V क्योंकि बाईं तरफ है। ठीक है, यहाँ तक की दूरी। ठीक है, और यहाँ से केंद्र की दूरी आप जानते हो, केंद्र की दूरी होती है त्रिज्या, और ये प्लस होगी क्योंकि ये दाईं तरफ है। ठीक है, सारी दूरियां हमको पता है, सबका कोण पता है, सारे त्रिभुज पता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कोण I और कोण R। कोण I और कोण R हमको ज्ञात करना है। ठीक है,
इसके लिए क्या करोगे आप देखेंगे कि कोण आई और आर किस त्रिभुज के बहिष्कोण हैं। तो कोण आई त्रिभुज ओ एम सी, देख रहे हैं त्रिभुज ओ एम सी को अगर हम बनाएं ओ एम सी, इस त्रिभुज में ये वाली लाइन ऊपर चली गई है, इसको बाहर कर दिया गया कि हो गया बहिष्कोण जिसे हमने कहा आई। ठीक है, तो ये आई किसके योगफल के बराबर होता है, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर होगा ओ पर बना कोण अर्थात अल्फा और केंद्र पर बना कोण अर्थात गामा। तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ओ एम सी में कोण आई बहिष्कोण है, त्रिभुज ओ एम सी में कोण आई बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। ठीक है, इसलिए आई बराबर हो जाएगा सुदूर दो अंतःकोणों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस गामा, और इसमें कुछ पक्षांतर नहीं करना है, हमें आई और आर निकालना, आई डायरेक्ट आ गया। अब आर निकालने के लिए भी एक त्रिभुज लेते हैं हम, किस त्रिभुज में आर बहिष्कोण है, देखिए त्रिभुज आई एम सी, त्रिभुज आई एम सी में देखें ये बहिष्कोण हो गया। ठीक है, आई एम सी ये त्रिभुज देखिए इसमें ये लाइन ऊपर गई है, ये बहिष्कोण हुआ, ये इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा अर्थात आर इक्वल बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज आई एम सी में कोण आर बहिष्कोण है, बहिष्कोण है तो हो जाएगा, इसलिए कोण आर बराबर बीटा प्लस गामा, बीटा और प्लस गामा। ठीक है, कोण आई और आर का मान पता चल गया हमको। अब हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल के नियम से यहाँ लगा देते हैं स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल n2 अपान n1, 1 n2 होता है जिसे हम n2 बाई n1 लिखते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, यही हमेशा मानते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा या आई और आर बहुत छोटे कोण हो तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यदि कोण आई व आर बहुत छोटे हों तब जहाँ साइन थीटा है अर्थात साइन आई है वहाँ हम आई लिख सकते हैं, और जहाँ साइन आर है सिर्फ आर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया भी लगभग क्यों बराबर होते हैं कब, तो आप रख सकते हैं यहाँ पे आई बटे आर बराबर n2 बटे n1, फिर एक गुणा करा देंगे n1 आई बराबर n2 आर। ठीक है, n1 आई बराबर n2 आर। अब आर और आई का मान रख दीजिए, तो आ गया n1 आई की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा बराबर n2 आर का मान रख दीजिए बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। अब क्या कर लेना हम लोगों को, गामा वाला पद एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा n1 अल्फा गामा को उधर ले, n1 अल्फा माइनस इसको इधर ले आएंगे n2 बीटा बराबर हो गया n2 गामा, पहले से है माइनस n1 गामा। ठीक है, अब उसमें से गामा कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n2 माइनस n1 गामा हो गया गामा, समीकरण 1। ठीक है, आगे अब क्या करना है आप जानते हो, इसके बाद क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा को छोटा कोण मानते हुए इसके रेडियन मान को हम अंशमान में बदल देंगे और अल्फा को मानेंगे tan अल्फा, बीटा को tan बीटा और गामा को tan गामा। तो लिखेंगे यदि अल्फा बीटा व गामा बहुत छोटे हों तब क्या होगा, तब अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा और बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा, गामा को लिख देंगे tan गामा। ठीक है, अब इन सब का मान हम लोग निकालेंगे। तो tan थीटा का मान होता है समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार, और समकोण त्रिभुज ये अल्फा बीटा गामा किन किन समकोण त्रिभुज में बने हैं उस त्रिभुज को देखेंगे और उस त्रिभुज में लंब बटे आधार लिखेंगे। तो अल्फा किस त्रिभुज में बना है,
आप त्रिभुज देखिए अल्फा कहाँ बना है, ओ एम सी समकोण नहीं है, ओ एम एन समकोण त्रिभुज है, अभ्यास बनता है तो हो जाएगा ओ एम एन समकोण त्रिभुज है, इसमें ये अल्फा बना है तो अल्फा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार, लंब हो गया एम एन और ये हो गया आधार, तो एम एन को हमने मान लिया इसकी ऊंचाई h, ठीक है। और आधार कितना हो जाएगा, ओ से लेकर एन तक की दूरी अर्थात ओ से लेकर बी तक की दूरी के बराबर होगी और इसका मान कितना माइनस यू, लिखेंगे h बटे माइनस यू, अल्फा के स्थान पे लिखेंगे माइनस h बटे यू, ठीक है, क्योंकि माइनस एन भी लगाया जा सकता है ऊपर। अब देखिए बीटा का मान देखिए इसी तरह से जिस त्रिभुज में बना है बीटा उसको देखिए, तो बीटा बना है इस त्रिभुज में आई एम एन, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ही लेना होता है क्योंकि ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं के होते हैं, तो लिखेंगे बीटा के सामने वाली भुजा वही हुई लंब, आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा अर्थात h बटे लंब बटे आधार आई की, तो h बटे पूरा हो जाएगा, पूरे का मान कितना है, यहाँ से लेकर प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दिखाते हैं, सामने माइनस v हो जाएगा h बटे माइनस v, तो क्या है माइनस h बाई v। अब ये देखो tan गामा कहाँ बना है, गामा यहाँ बना है त्रिभुज एम एन सी में, इसमें गामा है तो गामा के सामने भुजा लंब बटे आधार, तो h बटे आधार प्लस r हो जाएगा h बाई r, ये प्लस हुआ, लिखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे तो आ जाएगा समीकरण एक लिखे जरा ध्यान से, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n2 माइनस n1 इंटू अल्फा गामा, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा, इसमें मान रखते हैं तो क्या है n1 अल्फा और अल्फा का मान कितना है माइनस h बाई u, ठीक है, माइनस n2 बीटा, n2 बीटा के स्थान पर रखते हैं बीटा का मान ब्रैकेट में माइनस h बटे v बराबर क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू गामा है तो गामा का मान हो जाएगा, गामा का मान रख लेंगे, गामा की वैल्यू हो जाएगी कितना h बाई r प्लस होगा h बाई r, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, दोनों पक्षों में h से भाग कर दिया तो h खत्म, क्या बचा माइनस n1 को प्लस माइनस n1 बटे u और ये माइनस माइनस प्लस n2 बटे v, n2 बाई v इज इक्वल हो गया n2 माइनस n1 और h तो हो गया खत्म, बचा r, ठीक है। अब देखो ये प्लस वाला हम पहले लिखते हैं माइनस वाला बाद में, जिसको हमने लिख दिया n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल n2 माइनस n1 बाई r, ये डेरिवेशन हुआ n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल n2 माइनस n1 बाई r, ठीक है। अब लिखेंगे कि यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक दिया होता, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक, यदि पहले का मतलब क्या होता है, सब अपवर्तन में पढ़े होंगे आप लोग, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो हम लोग जहाँ 1n2 है अर्थात जहाँ n2 बाई n1 है वहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ n लिखेंगे। अब देखिए जहाँ n2 है, नहीं दिख रहा होगा, तो जहाँ n2 है वहाँ n लिख लेंगे, n2 बाई v माइनस जहाँ n1 है वहाँ 1 लिखेंगे, n माइनस 1 बाई r, n बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल n माइनस 1 बाई r, इसको हम लिख देते हैं। चलिए देखिए n बटे p और माइनस 1 बटे u इक्वल n माइनस 1 बाई r, ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अपवर्तन में लेंस के द्वारा जितने भी अपवर्तन किए जाएंगे सब में इसका प्रयोग किया जाएगा, इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे डेरिवेशनों में, और न्यूमेरिकल्स तो इसके हैं, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करना है तो लाइव में मैंने बताया था, चलिए इसका यूज कर इसके न्यूमेरिकल लगाइएगा और बताएंगे लाइव में, जो बच्चे क्लास अटेंड किए हैं सब जानते हैं।
तो लगाइए, फिर इसके क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे।